सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ग्रुप बी वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट ए का सोल्यूशन जो कि एमसीक्यू बेस्ड था, उसका हमने कंप्लीट सोल्यूशन अपने चैनल पे डाल रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ग्रुप बी के 1 बाय 1 करके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप बी वाले क्वेश्चन है, और ग्रुप बी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो ग्रुप बी वाले क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन जो होते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 4 मार्क्स के। अब चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ वेक्टर 2i plus 4j minus k vector and 3i minus 2j plus lambda k vector are perpendicular to each other। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। वेक्टर्स क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का, मान के चलिए एक ए वेक्टर है और दूसरा क्या है, बी वेक्टर है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब दोनों वेक्टर को, एक को हम ए मान लिए, दूसरे को बी मान लिए हैं, तो अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लेंगे। तो पहला वेक्टर क्या है, 2i plus 4j minus k, 2i plus 4j minus k वेक्टर इनटू बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, तो बी वेक्टर देखिए क्या दे रखा है, वो है आपका 3i माइनस 2j प्लस लेमडा के, 3i माइनस 2j प्लस लेमडा के वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इनका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, तो यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट लेने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप ऐसे 3 बॉक्सेस बना लीजिए, प्लस लगा दीजिए बीच में। अब फर्स्ट वाले का i का कितना यहाँ पे 2 है, फर्स्ट वाले में j का कितना है 4 है, और फर्स्ट वाले में k का कितना है यहाँ पे माइनस का 1। फिर सेकेंड वाले का देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के, i का कितना है इसमें 3, इसमें j का कितना है माइनस का 2, इसमें k का लेमडा है, और किसके बराबर लेना है आपको, 0 के बराबर। मतलब i का i के साथ गुणा होता है, j का j के साथ गुणा होता है। तो 3 दूना 6 है यहाँ पे, 4 दूना 8, तो -8, माइनस में प्लस से गुणा होगा तो माइनस का 8 ही रहेगा। -1 में लेमडा से गुणा होगा माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो ये 6 में से 8 गया तो कितना होगा, -2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेमडा किसके बराबर हो जाएगा, -2 के। तो लेमडा का वैल्यू क्या आया, -2 आया। कब, जब लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर थे तब। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में लेमडा का वैल्यू आपका क्या आएगा, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इफ, यहाँ पे देखिए दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, एफ ए वेक्टर, एक सॉरी दो मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो ट्रांसपोज ऑफ बी है और इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए है। तो यहाँ पे इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो ए दे रखा है, तो ए का कितना है 4 2 -2 3, इसको लिखते हैं हम लोग। ए आपको कितना दे रखा है, 4 2, उसके बाद -2 3, यहाँ पे क्या है -2 और 3 है। फिर बी आपको क्या दे रखा है, तो बी देखिए बी क्या दे रखा है, तो बी दे रखा है 0 0 2 1 5, 0 2 1 5। तो बी जो है आपका कितना है 0 2 1 5। अब हमको वेरीफाई क्या करना है, तो ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो ए बी निकालना होगा और अलग अलग दोनों का ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले ए बी निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए बी का मतलब ए बी का गुणा, तो ये हो जाएगा 4 -2 2 3, ये ए वाला पार्ट हो गया, और बी वाला पार्ट कितना है 0 2 1 और 5। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये रो का जो है कॉलम में गुणा होता है। तो 4 से 0 में गुणा होगा तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे आपका कितना आएगा, ये 4 से यहाँ पे 0 में गुणा करेंगे तो 0, प्लस का 2 से 1 में गुणा होगा तो 2, फिर 4 से 2 में गुणा होगा 4 दूना 8, प्लस 2 से 5 में गुणा होगा 10 हो जाएगा। -2 से 0 में गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0,
प्लस 3 से 1 में गुणा होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये हो गया। तब फिर इसका दूसरे वाले से, तो -2 से 2 में गुणा होगा तो -4, और 3 से 5 में गुणा होगा, 3 5 15। तो ए बी यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये हो गया 2 3, ये 18 हो गया, और ये हो गया आपका 11। तो ये आपका क्या आ गया, ए बी आ गया। अब ए बी का ट्रांसपोज, एक तरफ में क्या है, ए बी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान है, क्या करना है, रो को कॉलम में शिफ्ट कर देना है। तो मतलब 2 और 18 रो वाइज है, तो इसको कॉलम वाइज लिख देंगे। अब 2 18 ऐसे आ जाएगा। 3 और 11 रो वाइज है, तो इसको कॉलम वाइज लिख देंगे 3 और 11। और इसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2 का, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है। तो ये आपका क्या निकल गया, ए बी एक साइड का तो हमने निकाल दिया। अब हमको क्या करना है, बी डैश निकालना है और ए डैश निकालना है, और उन दोनों का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या निकालेंगे, पहले बी डैश। तो बी डैश कितना होगा, बी जो दिया होगा उसका उल्टा लिखना है, मतलब रो को कॉलम में, तो 0 2 ऐसे है तो 0 2 को अब इधर लिखना है, 1 और 5 ऐसे है तो 1 और 5 को ऐसे लिखना है। फिर क्या है, ए डैश, तो ए डैश कैसे निकालेंगे, तो ए जो आपका दिया है उसका रिवर्स कर लेना है, 4 2 है तो अब 4 2 को नीचे से ऐसे लिखना है वर्टिकल में, -2 3 को अब ऐसे लिख देना है -2 3, तो ये शिफ्ट हो गया इस तरह से। अब क्या निकालना है आपको, बी डैश और ए डैश निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए बी डैश इंटू ए डैश जो होगा आपका, तो बी डैश कितना है आपका 0 2 1 5 इंटू 4 4 2 -2 और 3। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए रो में कॉलम से 0 में 4 से गुणा होगा 0, 2 में 1 से गुणा होगा 2, 0 में -2 से गुणा होगा 0, 1 में 3 से गुणा होगा तो 3 आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, प्लस 10, उसमें हो जाएगा -4 प्लस का 15। सिंपल आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, रो का कॉलम में गुणा कराना होता है। तो यहाँ से बी डैश ए डैश कितना आ गया, देखिए 2, ये 18 हो गया, ये 3 हो गया, ये 11 हो गया। अब आप देखिए ये जो वैल्यू आया है इसका भी ऑर्डर कितना होगा, 2/2 का। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ जो वैल्यू आया है आपको, ये वाला 2 3 18 11, यहाँ भी कितना आ गया, 2 3 18 11। मतलब ये आपका क्या था, LHS वाला पार्ट था, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये आपका कौन सा पार्ट था, राइट हैंड साइड वाला। दोनों पार्ट क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो जब दोनों पार्ट इक्वल आ गया देन हम बोलेंगे हेंस ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। ये वेरीफाइड यहाँ पे हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला ये लिमिट से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या दिया है, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 2 x का पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स क्यू माइनस 8। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इवेलुएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 x का पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स क्यू माइनस 8। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसको कैसे स्प्लिट करना है इसको ध्यान रखिए। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। लिमिट अगर मान लीजिए x टेंड्स टू a है, x का पावर n है माइनस a का पावर n अपॉन x का पावर n, और अगर मान लीजिए अपॉन में x माइनस a है, तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या हो जाता है, n इंटू a पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। अब इस फॉर्मूले का यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तो ध्यान से रखिए यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट होना चाहिए, ये देखिए नीचे वाले का पावर क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, तब इस तरह से फॉर्मूला आपका यहाँ पे वैलिड है। अब यहाँ पे इसको उस तरह से सेट करेंगे। तो पहले तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x का पावर 5 माइनस 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3 माइनस 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों के नीचे क्या चाहिए, जो कि जैसे x माइनस a जो यहाँ पे है उसके नीचे में उसका बेस वाला चाहिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दोनों में x माइनस 2 से भाग कर देंगे। तो x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5, इसमें x माइनस 2 से भाग कर देंगे, और साथ में जो नीचे वाला पोर्शन है एक्स क्यू माइनस 2q, इसमें भी x माइनस 2 से भाग कर देंगे। तो दोनों में फॉर्मूला आपका सेटल हो जाएगा। अब x माइनस 2 से यहाँ भी भाग किए, यहाँ भी भाग किए है, तो फिर कैंसिल आउट होकर सेम क्वांटिटी आ जाएगा।
अब दोनों पे सेपरेट करके हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई में आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे 2 x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 बाई x माइनस 2। ये फर्स्ट वाले पार्ट का हो गया, डिवाइड में इसका तो डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 2 x का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 अपॉन x माइनस 2। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला सुटेबल हो जाएगा, तो आराम से फॉर्मूले को यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो क्या है, n इंटू ए पावर n माइनस 1, तो n की जगह पे क्या है 5 ऊपर वाले के लिए, a की जगह पे यहाँ पे 2 का पावर 5 माइनस 1, नीचे में क्या है पावर 3 है तो 3 इंटू 2 का पावर 3 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2 का पावर कितना 4, तो 2 का पावर 4 आपका 16, ये 3 गुणे 2 का पावर यहाँ पे 2 बचेगा, 2 का पावर 2 कितना 4, 4 चौका यहाँ पे 16, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा ऊपर 20 और नीचे बचा 3, तो 20/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20/3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस टैन रूट एक्स। तो यहाँ पे ये जो है चेन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको कैसे करना है तो इसको फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 1 बाय 1 करके इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, y इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे साइन कॉस टैन रूट एक्स, साइन कॉस टैन रूट एक्स आपसे ये दे रखा है, और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर भी क्या लेंगे, डी वाई डी एक्स लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन और यहाँ पे कॉस टैन रूट का एक्स। अब चैन रूल पे इसको स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करने का तरीका देखिए कैसे करना है, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, कैसे करना होगा, तो सिंपल सा तरीका ये है कि ऊपर वाला पहले पूरा एक साथ लिख लीजिए डी। अब इसलिए स्प्लिट करना होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे साइन का पूरा एंगल देखिए ये वाला है, तो ऐसे तो डिफरेंशिएट हो नहीं पाएगा, सेम रहेगा तभी डिफरेंशिएट होगा, तो उसको चैन रूल पे ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी और उसके साथ पूरा ऊपर वाला जो भी है लिख लीजिए टैन, सॉरी यहाँ पे साइन है ना, साइन कॉस यहाँ पे टैन रूट एक्स है, रूट एक्स है, और डिवाइड में क्या लेंगे, डी के साथ साइन के बाद जो भी एंगल है, साइन के बाद जो भी एंगल है, देखिए साइन के बाद कितना एंगल है, कॉस टैन और यहाँ पे रूट एक्स, तो ये पूरा ले लेंगे। अब जो पार्ट आप नीचे लिखे हुए हैं उस पार्ट को फिर यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह से चैन रूल ब्रेक करना होता है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी कॉस टैन रूट एक्स, अब कॉस के बाद जो एंगल बच गया टैन रूट एक्स का, तो डी टैन रूट एक्स यहाँ पे लिखेंगे, डी टैन रूट एक्स। अब नीचे जो है उसको फिर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डी टैन रूट एक्स। अब इसका एंगल रूट एक्स है तो नीचे क्या करेंगे, डी रूट एक्स से भाग करेंगे। अब डी रूट एक्स नीचे आया है तो डी रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी रूट एक्स, और फिर लास्ट में किससे भाग करेंगे, डी एक्स से, जो कि लास्ट में डी एक्स यहाँ पे बच गया। तो इस तरह से चैन रूल को ब्रेक कर देना है। अब सिंपल आपका हो गया क्वेश्चन, देखिए कैसे करना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो कॉस लिखेंगे, बाकी सारा एंगल इसका सेम रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस टैन रूट ऑफ एक्स इंटू, यहाँ पे कॉस है तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन होता है, यहाँ पे क्या होता है इसका माइनस साइन होता है, तो माइनस ले लेंगे बाहर और ये हो जाएगा साइन टैन रूट एक्स, और यहाँ पे टैन रूट एक्स है तो टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे रूट एक्स है, इनटू में
डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स, तो 1 बाई में क्या आएगा 2 रूट एक्स, तो इसको डायरेक्ट सबके नीचे में ही ले लेते हैं, डिवाइड 1 से गुणा करेंगे ऊपर तो 1 तो 1 ही रह जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया, जो कि डिफ्रेंसिएशन करना था इस टर्म का बाय यूजिंग चेन रूल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने चेन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट किए। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना इन द इंटरवल ऑफ -4 and 2। तो -4 और 2 में इस क्वेश्चन को या रोल थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है उसको ध्यान रखिए, आपको एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, तो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x² + 2x -8 और इंटरवल कौन सा है, तो -4 और 2। तो इस फंक्शन के वैल्यू -4 और 2 पे निकाल के चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। तो एफ एक्स की जगह पे -4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस का 2 और यहाँ पे x की जगह पे फिर -4 माइनस का 8, तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -8 तो f -4 इक्वल टू 16 -8 ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो f -4 आपका कितना आ गया, ये 0 आ गया। उसी तरह से हम f यहाँ पे 2 रख के भी निकाल लेंगे, तो हम क्या निकालेंगे, f2 भी निकालेंगे, फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट 2 पे। तो x की जगह पे 2 रख देना है, तो x की जगह पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 -8, तो कितना हो जाएगा 4 + 4 -8, 4 4 8, 8 में से 8 गया कितना 0। तो फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट 2 पे भी कितना आया, यहाँ पे 0 आया। तो अब आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि दोनों फंक्शन का वैल्यू क्या आया, दोनों पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू 0 आया। तो यहाँ पे क्या है, हियर f -4 का जो वैल्यू आया वो बराबर हो गया f2 के, जो कि वैल्यू कितना आया 0 आया। देन यहाँ पे क्या होगा, देन रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे क्या है, एप्लीकेबल है। अब रोल्स थ्योरम अगर एप्लीकेबल है तो अब यहाँ पे रोल्स थ्योरम से c का वैल्यू निकालेंगे कि उस इंटरवल के बीच में आ रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए उससे अलग आया तो उस कंडीशन में फिर से रोल्स थ्योरम वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर से फंक्शन को लिखते हैं जो फंक्शन गिवन था। तो एफ एक्स इक्वल टू आपको क्या दे रखा था, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा था, यहां से देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू x² + 2x -8, x² + 2x -8 था। अब यहाँ पे करना क्या होता है, तो सिंपल सा तरीका समझिए, जो आपका फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट करना होता है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये बन जाएगा f डैश x, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 2 -8 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0। तो f डैश x यहाँ से कितना आ गया 2x + 2। अब इसमें x को क्या किससे रिप्लेस कर देना है, c से। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे f डैश यहाँ पे c निकालेंगे, x को c से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2c, x की जगह पे यहाँ पे c + 2 हो जाएगा, तो 2c + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, f जहाँ पे ये जो आप रोल्स थ्योरम अगर पढ़े होंगे तो इस तरह से ग्राफ एक होता है, इस पॉइंट पे क्या लिया जाता है, f डैश 0 माना जाता है और ये आपका इंटरवल a और b होता है और यहाँ पे पॉइंट आपका क्या रहता है, c रहता है। तो f डैश c को 0 से इक्वेट किया जाता है। तो f डैश c को यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो f डैश c यहाँ पे लिखेंगे, रोल्स थ्योरम में f डैश c क्या होता है, फॉर रोल्स थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे फॉर रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम के लिए f डैश c जो होगा, f डैश रोल्स थ्योरम के लिए f डैश c जो हो क्या होगा 0 होगा। अब f डैश c आपका आया कितना है, तो 2c + 2, 2c + 2 इक्वल टू कितना है 0। तो 2c का वैल्यू नहीं पता है, 2c इक्वल टू +2 उधर जाएगा तो -2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो c इक्वल टू कितना है -1। तो c का वैल्यू -1 आया और हमारा इंटरवल कितना था, तो इंटरवल -4 से 2 था। तो देखिए -1 -4 और 2 के बीच में ही आएगा, तो हमारा ये जो है c का वैल्यू जो है सक्सेसफुली
जो रेंज में ही है, ए और बी के रेंज में है, जो कि -4 और 2 है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ये तीनों कंडीशन आपको देखना होता है कि जो दोनों पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बराबर आया कि नहीं। और तीसरे कंडीशन में अगर आप सी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो वैल्यू अगर इंटरवल में है, जो भी आपका इंटरवल मान लीजिए ए टू बी इंटरवल है, तो उसके रेंज में है, उसके बीच में है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रोल्स थ्योरम वैलिड होता है। और अगर अलग आया तो वहाँ पे दूसरा थ्योरम लगाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखिए द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब डी आर बाई रेट बोला है, रेट का मतलब टाइम होगा यहाँ पे। तो डी आर बाई डी टी किस रेट में चेंज हो रहा है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या बोला है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का रेट ऑफ चेंज बताना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका बताना है, सरकमफ्रेंस का। तो पहले तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के केस में 2 पाई आर होता है। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस भी चेंज हो रहा है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी सी बाई डी टी इक्वल टू यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई आर। तो यहाँ पे अगर आपका डी सी बाई डी टी निकाले, डी सी का मतलब सरकमफ्रेंस का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो 2 पाई बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ किसका ले रहे हैं, आर का। 2 पाई तो बाहर आ गया, तो आर बचा, तो डी आर बाई डी टी हो गया। अब डी आर बाई डी टी का वैल्यू आपको 0.7 है, तो यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना है, 0.7। अब यहाँ से देखिए कैंसल आउट भी हो जाएगा आपका, 7 एकम 7 तो 0.1, 22 दूना ये 44 गुणे 0.1 तो कितना हो जाएगा, ये 4.4 इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 4.4, और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि किसका चेंज है, ये चेंज है आपका सरकमफ्रेंस का चेंज है। अगर रेडियस आपका 0.7 सेंटीमीटर के रेट से बढ़ रहा है, तो सरकमफ्रेंस आपका 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से बढ़ेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line through 2 3 perpendicular to the 4x minus 3y is equal to 0। तो सिंपल सा है, मान लीजिए एक लाइन है, एक लाइन क्या है आपका, 4x minus 3y is equal to 0 है, और इस पे लाइन वो क्या है, परपेंडिकुलर है। इस पे वो लाइन क्या है आपका, परपेंडिकुलर, जिसका एक पॉइंट दे रखा है कितना, 2 और 3 है। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का इक्वेशन बताना है। किसका इक्वेशन बताना है, इस लाइन का इक्वेशन बताना है। तो अगर इस लाइन का इक्वेशन बनाना है, तो इस लाइन के एक पॉइंट आपको दे रखा है। तो अगर किसी लाइन का इक्वेशन बनाना होता है, तो अगर एक पॉइंट पता है तो एक स्लोप पता होना चाहिए, नहीं तो एक दूसरा पॉइंट और पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा तरीका है कि ये जो लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इससे हम इसका स्लोप बता सकते हैं, और इससे अगर इसका हम स्लोप बता सकते हैं, तो परपेंडिकुलर वाला केस लगा के इस लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं। तो इस लाइन को L1 मान लेते हैं और इस लाइन को L2 मान लेते हैं। तो पहले तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन L1। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन N1 क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1। तो L1 लाइन का इक्वेशन क्या है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या है, इसको देखते हैं। तो L1 लाइन का जो इक्वेशन है वो कितना है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए x के साथ जो होता है वो a का वैल्यू, तो a का वैल्यू 4, y के साथ जो रहता है वो b का वैल्यू, तो b का वैल्यू -3। तो यहाँ पे जो स्लोप आपका होगा, स्लोप m1 होगा। इसको स्लोप को क्या मान लेते हैं, इसका स्लोप हम मान लेते हैं कि इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, इस लाइन का स्लोप। तो m1 इक्वल टू क्या होता है, -a/b होता है।
तो माइनस ए की जगह पे 4 बाई बी कितना है -3, माइनस माइनस कट जाएगा तो इसका स्लोप कितना आ गया 4/3 आ गया। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया 4/3 हो गया। अब इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में, जो कि यहाँ पे लिखेंगे लाइन L1 एंड L2 आर क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर जब होता है तो स्लोप m1 इंटू स्लोप m2 का जो वैल्यू होता है वो -1 के बराबर होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो बस इस यही वाला कंडीशन लगाना है यहाँ पे जो m1 इंटू m2 है वो किसके बराबर होगा -1। m1 आपका है 4/3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से m2 जो होगा वो कितना हो जाएगा -1 से 3 में गुणा होगा तो -3 और ये 4 नीचे चला जाएगा तो -3/4। ये m2 स्लोप हो गया आपका। और अब देखिए एक पॉइंट दे रखा था आपको, एक स्लोप मिल गया उस लाइन का ही, उसी लाइन पे एक पॉइंट आपको है, एक पॉइंट आपको है यहाँ पे और एक स्लोप आप निकाल ही लिए। तो पॉइंट क्या है 2 3 है, पॉइंट क्या है यहाँ पे 2 3 पॉइंट है, पॉइंट क्या है 2,3। तो एक पॉइंट मिल गया और एक स्लोप मिल गया। तो पॉइंट स्लोप का यूज करके हम इक्वेशन आराम से बना सकते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का जब यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पे स्लोप m2 है यहाँ पे तो m2 ले लेते हैं। अब ये जो पॉइंट होते हैं x1 और y1 होते हैं, तो y माइनस यहाँ पे y1 कितना, देखिए y1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो y1 की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे। m2 आपका कितना है -3/4 है। x माइनस x1 आपका कितना है 2 है। अब ये 4 इधर आके गुणा कर लीजिए, सिंपल ये सॉल्व करना है आप। तो गुणा करेंगे 4 से तो 4y -4 3 जा 12, -3 से x में गुणा होगा -3x माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3x इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 6 प्लस का 12। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमको निकालना था, इक्वेशन ऑफ ये क्या था आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 था, लाइन L2। तो L2 जो लाइन है उसका इक्वेशन ये हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द कर्व। तो ये जो कर्व है इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताना है। अब तो सबसे पहले पता करना होगा कि ये कर्व है कौन सा। तो देखिए इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन है x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1। तो ये आपको देखने से लग रहा होगा कि एक इलिप्स का इक्वेशन है। और कैसा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो उसको समझने का क्या तरीका है, अगर x के नीचे वाला बड़ा है, x के नीचे वाला बड़ा है और y के नीचे वाला छोटा है, तो इस कंडीशन में ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। मतलब इलिप्स अब कुछ इस तरह का है, ये इलिप्स कुछ किस तरह का है, देखिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे इलिप्स जो है कुछ इस तरह का है। ये जो इलिप्स है ये कुछ इस तरह का इलिप्स है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह का ये इलिप्स है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, तो x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कंपेयर जब करेंगे तो ये देखिए a² जो होगा 9 के बराबर होगा, तो a² इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-3 हो जाएगा। और ये b² जो होगा ये 4 के बराबर होगा, तो b² इक्वल टू कितना 4, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा +-4 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, सिर्फ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। तो इसमें लेंथ ऑफ, यहाँ पे फोकस है, ये फोकस है, तो फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन पास करता है उसी को लेटस रेक्टम बोला जाता है। तो अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना होता है तो यहाँ पे उसके लिए फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2b²/a। तो सिंपल यही फॉर्मूला बस लगाना है, तो दूसरा कुछ तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रख लीजिए 2b²। तो b का वैल्यू है कितना +-4। तो अब देखिए सिर्फ +4 लीजिए क्योंकि वो एक लेंथ है, डिस्टेंस है, तो सिर्फ प्लस का 4 ले लीजिए, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और बाई a आपका कितना है 3 है।
तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16/3, तो कितना हो जाएगा 32/3 यूनिट। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया 32/3 यूनिट आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। सिर्फ इसमें क्या निकालना था, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ही निकालना था। अगर आपसे फोकस पूछता तो यहाँ पे सी निकालना पड़ता, और उस सी को निकालने के लिए क्या एक रिलेशन होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है एक रिलेशन। उस रिलेशन को आपको ध्यान रखना होगा इस कंडीशन में, तब आपका क्या निकलेगा, यहाँ से सी आप निकाल सकते हैं उस कंडीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन पहले तो इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। मीन डेविएशन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ मोड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन टोटल नंबर्स, मान टोटल नंबर या टोटल टर्म कितने हैं। ये मीन डेविएशन ऐसे आपके सिलेबस में शायद करेक्टली लिखा नहीं था, बट यहाँ पे पूछा गया, तो इसको हम लोग इस वीडियो में सीख लेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन का। एक्स बार का मतलब यहाँ पे एक्स बार लिखें या यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे म्यू लिख देते हैं और नीचे में क्या लिख देते हैं, एन लिख देते हैं टोटल नंबर। म्यू का मतलब मीन होता है, एक्स बार का भी मतलब मीन ही होता है। तो मीन डेविएशन इस तरह से निकालना है। अब करना कैसे है, तो यहाँ पे हम लोग 1 बाई 1 करके समझते हैं। तो सबसे पहले जो भी डाटा आपको दे रखा है, जो भी डाटा दे रखा है उसको लिख लीजिए। तो डाटा है क्या, तो डाटा है आपका 11, 3, 8, 7, 6, 14, 10, 4, 9, ये आपके पास डेटा हो गए। अब सबसे पहला काम होगा कि इस डेटा का मीन निकाल लें। तो इस डेटा का मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन जो होता है इस कंडीशन में हम इसको म्यू मान के चलते हैं, और ये मीन जो होता है समेशन ऑफ ऑल डेटा एक्सआई, इसको ये सारे डेटा को हम एक तरह से एक्सआई बोलते हैं। तो समेशन ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने हैं, तो समेशन ऑफ ऑल डेटा मतलब 11 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस का 6 प्लस का 14 प्लस का 10 प्लस का 4 प्लस का 9 डिवाइडेड बाई कितना एन। एन का मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं, तो नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, तो 9 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा मीन। अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है मीन को। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो टर्म आएगा, ये कैलकुलेट करने पे ऊपर वाला सारा जोड़ने पे 72 बन जाएगा, और नीचे कितना 9, तो 9 8 या 72, तो म्यू जो आपका म्यू आया कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ पे मीन कितना आ गया 8 आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से डाटा को एक बार सारे लिख लेते हैं क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा। डाटा आपका क्या है, तो डेटा आपका क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं, डेटा को ही एक्सआई बोला जा रहा है यहाँ पे, और डेटा है कितना, तो 11 3 के बाद क्या है 8 7 6 14, 8 7 6 14 कॉमा, उसके बाद क्या है 10 4 9 10 4 9 10 4 9, ये डेटा आपके पास है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे निकालना है। क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझते जाना है कि अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस म्यू का मोड। तो हर डेटा के लिए, जो भी डेटा है उन डेटा के लिए एक्स आई माइनस म्यू का मोड निकाल लेंगे। उसको एक तरह से टेबल में बना के कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम उसका एक टेबल बना देते हैं, टेबल से थ्रू ऐसा ही कर लेते हैं हम लोग, सब डेटा लिख लेते हैं। डेटा क्या लाइन से लिख लीजिए, 11 3 8 7 6 14 10 4 और 9, ये तो आपका हो गया एक्स आई डेटा। म्यू आपका कितना है, तो म्यू आपका आया था 8, सब में कितना लिखना है 8 8 लिख देना है। म्यू 8 आया था, हमने मीन निकाला था। तो अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक्स आई माइनस म्यू निकालना है। क्या निकालना है आपको, एक्स आई माइनस म्यू निकालना है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो कैसे करना है, यहाँ पे एक्स आई माइनस म्यू, ये इसका मोड निकालना है। तो मतलब क्या करिए, दोनों को घटाइए और साइन क्या लेना है, प्लस लेना है, क्योंकि मोड से जब भी कोई चीज बाहर आता है तो पॉजिटिव होगा वो।
तो यहाँ पे पहला 11 है, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 में से 8 जाएगा -5, लेकिन लिखना क्या है सिर्फ 5। 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 8 जाएगा -1, लेकिन +1 लेना है। 6 में से 8 जाएगा -2, लेकिन प्लस का 2 लेंगे। 14 में से 8 जाएगा 6, 10 में से 8 गया तो 4 8 का डिफरेंस कितना आ गया 4, ये और 9 8 का 1, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका xi माइनस म्यू का मोड आ गया। अब इसमें हमको लेना क्या था, तो इस डेटा का सम लेना है। इस डेटा का आपको क्या लेना है, सम लेना है। तो सम जब लेंगे इन सारे डेटा को जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ xi माइनस म्यू का मोड, xi माइनस म्यू का मोड। तो जोड़ेंगे मतलब सबको जोड़ देना है, समेशन का मतलब सबको जोड़ना है। 3 5 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 और 2 19, 19 और 5 हो जाएगा 24, तो ये 24 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, तो मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का आपको फॉर्मूला पता ही है, मीन डेविएशन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ मोड में xi माइनस म्यू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स कितने थे। तो ये xi माइनस म्यू कितना है 24, और टोटल नंबर इसमें कितनी संख्या थी 9, तो 9 से भाग कर लेंगे। तो मीन डेविएशन इक्वल टू 3 3 का 9, 3 8 24, 8/3 हो जाएगा, या इसको डिवाइड भी आप कर लेंगे तो पॉइंट में भी आंसर आपका आ जाएगा। तो पॉइंट में आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 या अप्रोक्स 2.67 इसका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, PA 3/5 है, PB 1/5 है। तो PA जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A 3/5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 1/5 है। अब पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है। और इस कंडीशन में आप देखिए बोला क्या है, इस कंडीशन में आपसे बोला क्या गया है, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो A और B जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो यहां पे ध्यान से समझिए, इफ ये इसका वैल्यू बताना, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है देन हम क्या बोल सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सिर्फ हो जाता है पी ए मल्टीप्लाई पी बी, सिंपल। तो पी ए आपके पास कितना है 3/5 है और पी बी आपके पास 1/5 है, तो 3/5 × 25। तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो कितना हो जाएगा 3/25, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका 3/25। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो थे ये ग्रुप बी वाले पार्ट्स के थे। ये किस पार्ट के क्वेश्चन थे, ग्रुप बी वाले। तो हमने ग्रुप ए पार्ट को डिस्कस कर चुका है और ग्रुप बी इस वीडियो में हम डिस्कस कर लिया। ग्रुप ए का आपको लिंक मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप सी वाले पार्ट का पूरा सोल्यूशन देखेंगे, जो बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा गया है उसका पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।